अनुमंजन नहीं किया है। और अगर केंद्र यहां से हम भेजें और केंद्र के पास भेजें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि राज्य सरकार भी इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, किसी जाति को ओबीसी घोषित कर सकते हैं, ये राज्य सरकार का विषय है। और राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार को देती है रिकमेंड करके और केंद्र सरकार उससे सहमत होती है तो उसमें फिर केंद्रीय जो योजना का बेनिफिट है जो ओबीसी को मिलना है वो मिलेगा। लेकिन जब तक राज्य केंद्र सरकार उसको अनुमन्य नहीं करेगी राज्य का बेनिफिट उसको मिलेगा। तो मेरा मतलब यह है कि मूल बात यह है कि जो एसटी और एससी है जो वर्ग हैं उनके जाति प्रमाण पत्र को मिलने की बात है तो वो उन्हीं लोगों को मिलेगा, उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो 1950 से यहां रह रहे हैं, जिनका शेड्यूल में तब जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब उस शेड्यूल में उनका मेंशन था। और जो सन 2000 में जब राज्य बना है उस वक्त का जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट उस पुनर्गठन विधेयक में है उनको मिलना चाहिए था। उसके साथ खिलवाड़ करना, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा है, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। हाई कोर्ट ने किन आधार पर, किन लीगल पॉइंट्स पर, किस कानूनी बिंदु पर ये फैसला दिया है ये मैं तो नहीं कहता हूं, हमको भी अभी इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन जो मोटे तौर पर मेरी समझ में आता है वो ये है कि ये 1985 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का उल्लंघन होगा अगर हाईकोर्ट ऐसा निर्णय करती है। इसको स्टडी करके हम इसके आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तो हम सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। हाँ। लेकिन सरकार को हम जरूर सरकार से जरूर जवाब ये मांगेंगे कि उनकी ओर से इस मामले में सही ढंग से पैरवी हुई कि नहीं हुई है। अगर गलत पैरवी के कारण ये हाईकोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हम सरकार से इस सवाल को पूछेंगे, जन आंदोलन के माध्यम से पूछेंगे, ये हमारा कहना है। जुगरान साहब, क्या सरकार की तरफ से वाकई जो तथ्य हैं, जो जानकारियां हैं, वो माननीय अदालत में नहीं रखी गई या अपनी सुविधा के हिसाब से रखी गई, इसलिए इस तरह का फैसला आया? कोई ऐसी जानकारी आपके पास, जैसे आरोप लग रहे हैं तमाम तरह के? वर्तमान सरकार ने ही तो सारी बदमाशी करी है। वर्तमान सरकार ने ही तो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय पर जजमेंट दिया है। जबकि मैंने जो सूचना के अधिकार में नोटशीट मांगी तो उत्तराखंड के न्याय विभाग की स्पष्ट राय थी सरकार को कि सरकार को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती देनी चाहिए, अपील में जाना चाहिए था। लेकिन इस सरकार की हठधर्मिता के कारण, और ये बदमाशी सारी राज्य सरकार की है, लेकिन हमारी नाराजगी पूरी उत्तराखंड की असेंबली से है। उत्तराखंड की असेंबली के अंदर संविधान की शपथ से जो एमएलएज, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स वहां आते हैं, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ लेते हैं, उस संवैधानिक व्यवस्थाओं का, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जो पीठ है उसके निर्देशों का उल्लंघन खुलेआम। जब संवैधानिक व्यवस्था का ही पालन इस स्टेट में, सीमांत प्रदेश है ये, चीन से हजारों किलोमीटर का बॉर्डर हमारा लगा हुआ है, ऐसे ही हालात जो छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद हुआ, ऐसे हालात, ऐसे बीज यहां बोना चाह रही है यहां की राज्य सरकार, और यहां की असेंबली का कोई भी एमएलए बोलता नहीं है। ये इसको चैलेंज किया जाएगा। अगर जो आप कह रहे हैं ये अगर आदेश आया है, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। जी शशांक साहब, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन जानना चाहूंगा मैं। आप उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आप कद्दावर नेता होने के नाते इसका सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन के तौर पर हम कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए, इसका सलूशन सिंपल है। जो भी राज्य बनने की तिथि से यहां पर रह रहा है उसे यहां का स्थायी निवासी माना जाना चाहिए। संविधान में मूल निवास की कोई परिभाषा नहीं है। क्योंकि मूल निवास की कोई परिभाषा नहीं है, अभी हमारे मित्र हैरी साहब ने कहा है कि जो SC/ST के लिए अनुसूची 1950 की है वहीं पर लागू है। इसके अलावा कोई उसमें एडिशन नहीं किया गया है। और जो अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है वो आरक्षण अधिनियम 1994 में जिसको उत्तराखंड की सरकार ने अंगीकृत किया है उसमें उन जातियों का उल्लेख किया गया है। और हैरी साहब की मैं इस बात से भी सहमत हूं कि अगर उत्तराखंड में कोई जात पिछड़े वर्गों में आती है और केंद्र सरकार में, केंद्र में भी वो पिछड़े वर्गों में है, तभी उसे केंद्र में लाभ मिलेगा, वरना केवल प्रदेश में ही लाभ मिलेगा। उस अनुसूची में जो अनुसूचित जात और जनजाति की है उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया गया है और न उसमें संशोधन करने की बात है। ये दो चीजें मिलाई जा रही हैं। इस वजह से सलूशन ये है कि जो भी यहाँ पर राज्य की तिथि से रह रहा है
उसको यहाँ का निवास प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसका वो संवैधानिक अधिकार है। जी एरी साहब, देखिए ऐसा है जी, इसका सॉल्यूशन हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, समाचार प्लस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप सारे अच्छे मामलों पे डिबेट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टेट की असेंबली, स्टेट की सरकार का इस विषय पर कोई अधिकार नहीं है। ये एनक्रोचमेंट है, अतिक्रमण है, ये पार्लियामेंट तय करती है। पार्लियामेंट ने जब देश का संविधान बना उससे पहले तय हो चुका था। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का क्या कहते हैं निर्देश है, और कॉन्स्टिट्यूशन, अरे संविधान ही तो हमारा आईन है। हमारी गीता, बाइबल और कुरान देश का संविधान है। हम उसी को लेके तो सब कुछ करेंगे ना, उसी के अंदर न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका काम करती है। लेकिन हम संविधान के अनुच्छेद 5 का उल्लंघन करेंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कब है? अमिताभ अग्निहोत्री और अतुल अग्रवाल जी से ज्यादा कौन जानता है कानून को, न्याय को और भारत के संविधान को? आप तो सब कुछ जानते हैं। ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के लोगों को बड़ा दिल कर देना चाहिए और जो लोग जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रदेशों से आए हैं उनको दे देना चाहिए। भाई ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये स्टेट का राइट नहीं है, ये असेंबली का राइट नहीं है, ये गवर्नमेंट का राइट नहीं है, ये पार्लियामेंट का राइट है। अगर आपको संशोधन कराना है तो आप पार्लियामेंट में चर्चा करिए, बहस करिए, बिल लाइए, डिबेट करिए, लोकसभा राज्यसभा में पास करिए, फिर जो है राष्ट्रपति को एसेंट के लिए पहुंचाइए, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी परिवर्तन करिए। ये बिना माने की बहस उत्तराखंड की सरकार ने जो शुरू करी है, और असेंबली के अंदर एक भी उत्तराखंड के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए, उसके एनफोर्समेंट के लिए, और उसकी अवमानना हो रही है तो कोई खड़ा हुआ नहीं है। ये उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। और ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ माओवाद और नक्सलवाद की ओर बढ़ते हैं, उसके बीच यहीं से उत्पन्न होते हैं। जी एरी साहब, कोई सोल्यूशन अगर आप देना चाहें, कोई अगर आप सकारात्मक पक्ष इसका बताना चाहें जो एक सोल्यूशन के तौर पे आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है। और ये एक तो बिना बात का बेबात का विवाद जैसा सरकार ने किया था, और हाई कोर्ट के बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा था, मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं कि जो बेनिफिट्स, जो लाभ एक डोमिसाइल को स्थायी निवासी, डोमिसाइल को स्थायी निवासी बोलते हैं, उसको यहां मिल सकते हैं। उसके वो तो यहाँ कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग के आदमी हो, वो 2000 तक जो यहाँ रह रहा है उसको मिल रहा है, उसमें तो कोई विवाद नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र किसको मिले? अब जाति प्रमाण पत्र किसको चाहिए? जाति प्रमाण पत्र चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को, ठीक है, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके, राज्य में भी केंद्र में भी, जो भी है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र का जहां तक सवाल है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में ये जो अनुसूची लगी है, अनुसूचित जाति की का भी उसमें लिस्ट में है, अनुसूचित जनजाति की भी उसमें लिस्ट है। वो जातियां ही यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति कहलाएंगी, ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, कोई ऐसा ऑर्डर करते हैं कि जो यहां पर नहीं रह रहे हैं या सन 2000 में या 1985 में आके रहने लगे हैं, तो अगर जो 1985 में आके यहां रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो शेड्यूल में उनका उल्लेख होना चाहिए। लेकिन अगर वो उल्लेख नहीं है तो इसका मतलब है कि उस शेड्यूल में वो नहीं है। और ये जुगरान भाई सही कह रहे हैं कि इसका फैसला ये है कि यहां से वो रिकमेंडेशन जाए और पार्लियामेंट में उस अनुसूची में संशोधन हो, जो अनुसूचित जातियां, जो अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के शेड्यूल में अंकित हैं, उसके अलावा जिनको दिया जाना चाहिए, अगर राज्य सरकार समझती है, समीचीन समझती है, हमारी असेंबली इसको समझती कि इन लोगों को भी दिया जाना चाहिए, तो यहां से संशोधन पारित होकर पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट उसको संशोधित करके उस लिस्ट को ठीक करेगी, क्योंकि ये लिस्ट जो पुनर्गठन विधेयक 2000 है वो पार्लियामेंट ने पास किया है, तो उसका तो शब्दशः पालन होना है। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट होना है तो न तो राज्य सरकार का तो सवाल ही नहीं है, हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय भी उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता है। ये मसला हमारे पार्लियामेंट का है। हमारे ये अच्छा होता, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैरवी कैसी हुई है सरकार की ओर से, इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो अगर पैरवी सही ढंग से हुई होती, ये सारे तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे गए होते, तो संभवतया ये ऐसी हास्यास्पद स्थिति में इसको कहूंगा ऐसा नहीं होता। इसको पुनः मैं ये कहना चाहूंगा,
माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के परिप्रेक्ष्य में भी सरकार को इस बारे में इस बात को निश्चित करना चाहिए कि जो ऐसी स्थिति आई है उसमें जिनको प्रमाण पत्र आप देना चाहते हैं 1985 से यहां रह रहे हैं, अगर वो उस लिस्ट में नहीं है, राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के सूची में नहीं है, तो आप उस सूची को संशोधित करके भारत की संसद को भेजिए। संसद इसको उसका अमेंडमेंट करेगी, उसका संशोधन करेगी और उसको वो पारित हो जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं। जी ठीक है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादक की टिप्पणी। देखिए, बहुत तकनीकी मामला हो गया ये। तमाम भारी भरकम शब्द इसमें आए, अधिवास, मूल निवास, स्थायी निवास, क्या क्या। हाईकोर्ट का फैसला, उससे पहले सरकार की पहल, सबके तर्क मैंने सुने, एरी साहब के, सचान साहब के, जुगरान भाई के। मैं तो एक मूल बात, एक बार हम लोगों ने, सरकार ने जब पहल की थी, उत्तराखंड की सरकार ने, तो भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी। जुगरान भाई हमारे साथ थे उस दिन, तब भी मैंने एक ही बात कही थी, एक घर के जब दो हिस्से हुए तो कोई इधर रहे कोई उधर रहे, यथावत अधिकार उसको मिलना चाहिए। एक ही घर था ना उत्तर प्रदेश। अमिताभ जी, जब वो बटा अमिताभ जी, रविंद्र भाई मैं कुछ कह सकता हूं ना सरकार, ये जो मामला है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है अमिताभ जी, उसको आप भी पलट नहीं सकते हैं और ये संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है व्यवस्था दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ का ये जजमेंट है, पूरे देश में एक कानून लागू है, उत्तराखंड कोई पाकिस्तान नहीं है। इसलिए आपकी टिप्पणी भी इसमें कोई महत्व नहीं रखेगी अमिताभ जी, क्योंकि हम बाउंड हैं भारत के संविधान से। हमारी गीता, कुरान और बाइबल संविधान है। संविधान क्या कहता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, वो महत्वपूर्ण है। आप और मैं क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, जो संपादक की टिप्पणी होती है ना, तो सुनिए ना, वो आपके ऊपर। जुगरान साहब, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना है ना। संवाद का तरीका यही है कि अगर मैं धैर्य से सुनूं तो दूसरे भी धैर्य से सुने, और आप मानने के लिए आप मानने को, हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी तो है ना। हाँ। ये भी संविधान ही देता है हमको आज स्वतंत्रता और अधिकार। हाँ। तो उसका अतिक्रमण तो नहीं कर सकते। मैं काशी सिंह एरी साहब को सुन रहा हूं मौन रहकर, सचान साहब को सुन रहा हूं, रविंद्र जुगरान जी को सुन रहा हूं। हाँ। तो मुझे अपनी बात रखने का उतना ही संवैधानिक अधिकार हासिल है, अक्षुण्ण संवैधानिक अधिकार हासिल है, जितना रविंद्र भाई जुगरान को अपनी बात कहने का अधिकार हासिल है, जितना काशी सिंह एरी साहब को हासिल है, जितना सचान साहब को हासिल है। ये, और अगर मैं ये टिप्पणी करूं कि जुगरान भाई जो आप बोल रहे हो ये इसका कोई मतलब नहीं, तो ये टिप्पणी अच्छी नहीं ना। आपको ये टिप्पणी लगेगी कि शायद अच्छे टेस्ट में नहीं की अमिताभ जी ने टिप्पणी, फिर आप नाराज भी हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये ध्यान रखिए कि ऐसी वाणी बोलिए औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, है ना। ये भाषा ठीक नहीं। अभी मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता तो आप नाराज होते और यत्र तत्र कहते, चर्चा करते उत्तराखंड भर में। तो ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। मैं फिर मूल विषय पे आता हूं जी। एक घर के दो टुकड़े हुए अगर, तो उन दोनों टुकड़ों में जो कोई इधर जाए या उधर जाए, उसके संवैधानिक अधिकार अक्षुण्ण रहने चाहिए, उसको वह सब अधिकार मिलने चाहिए। वो अपने घर से सारे अधिकार इस घर में ले आया। मेरी मान्यता व्यक्तिगत ये है, अदालत जो फैसला करेगी सिर माथे, भारत की संसद जो फैसला करेगी सिर माथे, उसमें तो फिर कोई नहीं, संसद के ऊपर तो न मैं न कोई। मेरी अपनी समझ ये कहती है कि उन लोगों को वो सब अधिकार मिलना चाहिए जो कल तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और आज उत्तराखंड का हिस्सा हो गए। कागज पत्तर में उत्तराखंड लिख गया। जो हल्द्वानी में रह रहा था वो 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का निवासी था, उसकी मार्कशीट में, उसके मकान की रजिस्ट्री के पेपर में उत्तर प्रदेश लिखा आ रहा था, अब उत्तराखंड लिखा आने लगा। उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरा सिर्फ एक पंक्ति का हमेशा मत रहा, पहले भी जब जब इस विषय पर चर्चा हुई मैंने यही कहा, किसी भी राजनीतिक कोशिश के जरिए उन अधिकारों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। एरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, भाई रविंद्र जुगरान साहब बहुत धन्यवाद आपका, सचान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते एक बात स्पष्ट कर दूं
कि समाचार प्लस पर दिखाई गई अमिताभ अग्निहोत्री जी की संपादकीय टिप्पणी या मेरा पक्ष है, ये किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भारत के इंडिविजुअल नागरिक के लिए ये मानना बाध्यकारी नहीं है।